Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. हम इस सीरीज़ में जो अगला फिगर ऑफ स्पीच लेने जा रहे हैं वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस की अगर हम ओरिजिन देखें तो इट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो एंटीथेसिस जो है ग्रीक भाषा के एक वर्ड एंटीथिनाई से लिया गया है। एंटीथिनाई मीन्स होता है सेट इन कंट्रास्ट और सेट अगेंस्ट, यानी कि दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को सेंटेंस के क्लॉजेज में या फ्रेजेस में इस तरह रखना कि एक कंट्रास्टिंग इफेक्ट आ सके, यही होता है एंटीथेसिस। यहाँ अगला लाइन देख ले, बेस्ड ऑन कंट्रास्ट बट इन बैलेंस्ड फॉर्म। तो बेस्ड ऑन कंट्रास्ट यानी कि दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं या दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं, इनको अलग अलग दो फ्रेजेस में या क्लॉजेस में एक दूसरे के साथ इस तरह रखा हुआ है कि ये बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं। बैलेंस्ड फॉर्म में क्या होता है ये आगे हम देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एंटीथेसिस की। ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज़ ऑफ वर्ड्स आर सेट अगेंस्ट ईच अदर इन ए पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसा कि अभी बताया कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को या कंट्रास्टिंग वर्ड्स को सेंटेंस के फ्रेजेस या क्लॉजेज में इस तरह रखना, यानी कि सेंटेंस जिन फ्रेजेस या क्लॉजेज से बने हैं उनमें इस तरह रखना कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्रास्टिंग इफेक्ट डेवलप हो जाए, यही एंटीथेसिस होता है। साथ ही सेंटेंस में साइड बाय साइड रखे जो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ वाले फ्रेजेस होते हैं, जो क्लॉजेस होते हैं, उनके जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी कि उनके पैटर्न क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं और इसी वजह से एक रिदम भी डेवलप हो जाता है बोलने में। साथ ही यहाँ हम एक बात और क्लियर कर दें कि अभी हमने ऑक्सीमोरॉन में पढ़ा था, एक और फिगर ऑफ स्पीच है जो पहले वीडियो में बताया जा चुका है। तो ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट बातें एक साथ साइड बाय साइड रखी होती हैं, जैसे कि ओपन सीक्रेट। तो ओपन और सीक्रेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं और इन्हें एक साथ रखा हुआ है, पर एंटीथेसिस में ऐसा नहीं होता है। एंटीथेसिस में मोस्टली सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वाले दो सेंटेंसेस में इन अपोजिट वर्ड्स वाले फ्रेजेस या क्लॉजेस को रखा जाता है और ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं और ये एक रिदम क्रिएट करते हैं। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सिंपल एग्जाम्पल जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद लिटरेचर से लेंगे। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। तो लाइक फादर और लाइक सन ये दोनों का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है एक जैसा है, दोनों लाइक से शुरू हो रहे हैं और एक फादर पे एंड हो रहा है, एक सन पे एंड हो रहा है। तो एक बोलने में एक रिदम डेवलप हो रहा है और आप देखिए कि इसमें फादर और सन ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं और दोनों अलग अलग फ्रेजेस में यूज़ हुए हैं, एक ही सेंटेंस के अलग अलग फ्रेजेस में। इजी कम इजी गो, तो यहाँ भी कम और गो दो अपोजिट वर्ड हैं और एक ही सेंटेंस के दो अलग अलग फ्रेजेस में यूज़ हुए हैं, एक साथ यूज़ नहीं हुए हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कहते हैं आँख ओझल पहाड़ ओझल, यानी कि आँख से दूर हुआ व्यक्ति नहीं कि दिमाग से भी दूर हो जाता है। तो साइट और माइंड एक दूसरे के अपोजिट सेंस में यहाँ पर यूज़ हुए हैं और दोनों ही फ्रेजेस की जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हैं वो एक जैसे हैं। नो पेन नो गेन,
कष्ट नहीं उठाओगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं, है ना। तो यहाँ पेन और गेन एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक बैलेंस्ड फॉर्म में एक पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में रखे हुए हैं। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच जो है और साइलेंस जो है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हाँ, पर ध्यान दीजिए कि सिल्वर और गोल्ड भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ डबल एंटीथेसिस का यूज़ हुआ है और इनके जो और ये जो दोनों वर्ड हैं सिल्वर और गोल्ड, स्पीच और साइलेंस, ये दोनों एक ही सेंटेंस के दो अलग अलग फ्रेजेस में यूज़ हुए हैं और दोनों का जो पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक जैसा है और बोलने में एक रिदम डेवलप करता है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल थे। अब हम लेते हैं थोड़ा सा लिटरेचर से एग्जाम्पल। एक कोटेशन है, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो सेंटेंस है इसे मैन एंड गॉड ये बोथ आर अपोजिट। प्रपोजेज एंड डिस्पोजेज ये भी एक दूसरे के अपोजिट में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डबल एंटीथेसिस यूज़ हुआ है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द फ्रेजेस आर सेम, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर करते हैं कि यहाँ देखिए कि आदमी तो योजनाएं बनाता है पर होता वही है जो ईश्वर चाहता है। तो यहाँ प्रपोजेज और डिस्पोजेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं पर एक साथ यूज़ नहीं हुए हैं, दो अलग अलग फ्रेजेस में यूज़ हुए हैं और दोनों ही फ्रेजेस के जो स्ट्रक्चरल पैटर्न हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, जिससे बोलने में एक रिदम डेवलप हो जाता है। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, और बोलने वाला क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो यहाँ दोनों ही फ्रेजेस में मैन और गॉड एक दूसरे के अपोजिट हैं और प्रपोजेज और डिस्पोजेज भी एक दूसरे के अपोजिट में हैं। हेंस हियर एग्जिस्ट अ डबल एंटीथेसिस, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप की एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म की एक लाइन को हम अगले एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। इसका जो अर्थ होता है कि इंसान तो गलती करता है पर ईश्वर उसे माफ़ करता है ना। एक दैवीय शक्ति है जो उसे माफ़ करती है। तो यहाँ पर एर मीन्स कि गलती करना और फॉरगिव यानी कि माफ़ करना, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। देन यहाँ ह्यूमन यानी इंसान और डिवाइन यानी कि ईश्वरीय शक्ति या ईश्वर, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर भी डबल एंटीथेसिस का यूज़ हुआ है। अब अगर सेंटेंस में इन दोनों ही जो फ्रेजेस हैं इनका हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखें तो दोनों ही जो हैं दोनों ही किस चीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं, टू एर एंड टू फॉरगिव, यानी कि दोनों ही किस चीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं, इन्फिनिटिव से शुरू हो रहे हैं और नाउन पर एंड हो रहे हैं, यानी कि ह्यूमन और डिवाइन पर एंड हो रहे हैं। तो इस तरह इन दोनों के जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में है और बोलते समय एक रिदम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं ए टेल ऑफ टू सिटीज़, जो कि चार्ल्स डिकेंस की कंपोजिशन है, इससे लेते हैं। बहुत ही बढ़िया लाइन्स हैं। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो सेंटेंस में जो दो क्लॉजेज हैं उन दोनों का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है। डिफरेंस कहाँ है, एक में बेस्ट यूज़ हुआ है और दूसरे में वर्स्ट यूज्ड हुआ है, जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, ठीक है।
और दोनों अलग अलग फ्रेजेस में यूज़ हुए, इसलिए यहाँ पर क्या है, एंटीथेसिस हो रहा है। अब एक बार इसकी हम रीडिंग करके फिर से देखें। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो आप देखिए कि कितना बढ़िया स्मूथ सा एक रिदम डेवलप हो रहा है, जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को ही आनंद देता है, यानी कि दोनों ही कंपोजिशन को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। तो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से। ये भी बहुत ही फेमस कोटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर्ग में कहा गया है कि स्वर्ग में दूसरों की सेवा करने से बेहतर है कि नर्क में खुद शासन करो। तो यहाँ पर रेन यानी कि शासन करना और सर्व यानी कि सेवा करना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो हेल यानी कि नर्क एंड हेवन यानी कि स्वर्ग, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। तो यहाँ पर फिर डबल एंटीथेसिस का यूज़ हुआ है और दोनों ही अपोजिट वर्ड्स जो हैं, हेल और हेवन, रेन और सर्व, ये दो अलग अलग क्लॉजेस में यूज़ हुए हैं। तो यहाँ भी डबल एंटीथेसिस का यूज़ हुआ है। तो इतने सारे एग्जाम्पल देख और समझ करके हम इस कॉन्क्लूज़न पर पहुँचते हैं कि एक ही सेंटेंस के जो दो अलग अलग फ्रेजेस होते हैं, एक ही सेंटेंस के जो दो अलग अलग फ्रेजेस होते हैं, उनमें एक कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को एम्फेसाइज करने के लिए हम एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। और इन्हीं कंट्रास्टिंग आइडियाज़ के कारण राइटर क्या कहना चाह रहा है, ये सुनने और पढ़ने वाले को बड़े ही इजीली क्या होता है, नोटिस हो जाता है। टू मेक समथिंग इजीली नोटिसेबल, टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग कंट्रास्टिंग इफेक्ट एंड रिदम ऑल्सो। साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के सेम होने के कारण एक बड़ा ही स्मूथ सा फ्लो क्रिएट होता है, जो रिदम को डेवलप करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। एंड देन लास्टली कि साथ ही दोनों कंट्रास्टिंग आइडियाज़ में ये एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। सो स्टूडेंट्स, इतने सारे एग्जाम्पल सुन लेने के बाद, समझ लेने के बाद अब आपको एंटीथेसिस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।